लो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? बेटे उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटे आज इसका वन शॉट देखने वाले हैं। सभी फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, सभी कंसेप्ट को क्लियरली समझने वाले हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चंस का वीडियो हम अलग से भी लेकर के आएंगे आपके लिए, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स का आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो बेटे ठंड बहुत ज़्यादा है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और लगातार पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम है। तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है। प्री बोर्ड एग्जाम आपका चाहे जैसा भी गया हो, लेकिन आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही बेहतरीन जाना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार जल्दी से इसके माइंड मैप पर नज़र मार लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो बेटे सबसे पहले हम कवर करेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? एक्स वाई प्लेन, या फिर आप इसे 2D प्लेन भी बोल सकते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, यानी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, कोई पॉइंट दो पॉइंट से मिलने वाली लाइन को कितने रेशो में कट करता है ये सीखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। देन हम लास्ट में मिड पॉइंट फार्मूला की बात करेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव हुआ है, निकला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटे। सबसे पहले मैं आपको एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा दूँ। ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटे, देखिए यहाँ पर दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसका क्या नाम होता है बेटे? आपका वाई एक्सिस, आप जानते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हमने यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस जगह पर कट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आप ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप? ओरिजिन। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0, यानी इसकी जो लोकेशन होती है एक्स और वाई एक्सिस पे, वो क्या होती है? 0,0। अभी इसकी बात और अच्छे से भी मैं करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्स एक्सिस है, राइट साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है। ऐसे ही वाई एक्सिस पर अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे, या फिर इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस भी बोलते हैं। तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही एक्स राइट साइड में पॉजिटिव है तो इस साइड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या बेटे? ठीक है, इसके अलावा जब हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बेटे कि यहाँ पर चार हिस्से बन जाते हैं, जिन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है क्या? समझ आ रही है बात? कुछ पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है ये। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर आने के लिए आपको एक्स पर कितना मूव करना पड़ेगा और वाई पर कितना मूव करना पड़ेगा, चलिए समझते हैं। देखो बेटे, अगर मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूँ तो मुझे एक्स पर, आप देख रहे हैं, 3 चलना पड़ेगा और ऊपर कितना जाना पड़ेगा? 2। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक्स पर 3 और ऊपर वाई पर कितना मूव करना पड़ा मुझे? 2। दिखाई दे रहा है ये? ठीक है ना? एक्स पर मैं 3 चला और वाई पर ऊपर 2 गया तो मुझे क्या मिल गया? ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का मैं कुछ नाम रख देता हूँ। लेट से मैंने बोला इस पॉइंट का नाम ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटे? एक्स पर मैं 3 चला और वाई पर 2, तो 3,2 इसके क्या हो गए? कोऑर्डिनेट। इसी चीज़ को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटे? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो लोकेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी पॉइंट की लोकेशन। ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर है क्या? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में आपको समझ आया होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो एक्स है वो भी मेरा पॉजिटिव है और वाई जो है मेरा वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आते हैं पहले क्वाड्रेंट में। ऐसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लेता हूँ। लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर बी नाम रख लेते हैं इसका। इस पॉइंट पर अगर मुझे आना है तो मुझे एक्स पर कितना चलना पड़ेगा? देखो, एक्स पर -3 और वाई पर ऊपर 1। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पर पहुँचना है तो मुझे एक्स पर कितना चलना पड़ेगा? -3 और वाई पर ऊपर 1। देख रहे हैं आप इधर? ठीक है, वाई पर कितना चलना पड़ेगा? 1। ठीक है, तो बेटे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, विच इज़ -3, और वाई पर मुझे 1 आना पड़ा तो -3,1। तो सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स आपका हमेशा नेगेटिव होगा और वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, एक्स और वाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स तो पॉजिटिव होगा पर वाई आपका नेगेटिव होगा। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है बेटे, तो ये सारी बातें हमने कर ली। कुछ बातें और रह गई हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट लेट कर लेता हूँ। लेट मैंने ये पॉइंट लेट कर लिया 2, है ना? 2 के ऊपर ही मैंने एक पॉइंट बना लिया, मान लेते हैं सी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे?
बेटे इस 2 पर आने के लिए मुझे x पर कितना चलना पड़ेगा? अगर मैं इस 2 पर आना चाहता हूँ तो मुझे x पर कितना चलना पड़ेगा बताइए? 2 पर आने के लिए x पर कुछ भी नहीं चलना। 2 पर आने के लिए x पर कुछ भी नहीं चलना, सिर्फ y पर 2 चलना है ना। तो यानी x पर अगर कुछ नहीं चलना तो इसका मतलब है जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 और y कितना हो जाएगा 2, 0,2। तो यहाँ पर आपने एक बात सीखी, क्या समझे आप, कि अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। समझिए ज़रा, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया x एक्सिस पर, लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया 3 पर, ठीक है। तो इस 3 पर पहुँचने के लिए मुझे x पर तो 3 चलना पड़ा, पर y पर कितना चलना पड़ा 0। तो बेटे x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या 0। बोलो क्लियर है कि सारी बातें? इससे अच्छे से आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है बेटे। चलिए मैं सारी चीज़ों को रब करके आगे बढ़ता हूँ। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहला पॉइंट है हमारा ए, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या दिए बेटे x1 एंड y1, x1 एंड y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 में से क्या माइनस करेंगे x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, y2 में से क्या माइनस करोगे आप y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू का क्या रूट निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है रूट, ठीक है बेटे। ये नीचे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे मैं अलग से नहीं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। इस तरीके से a से लेके b का क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है क्या? तो यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब मान लेते हैं कि अगर ये पहला पॉइंट आपका ओरिजिन हो, ओरिजिन मतलब अगर आपको ओरिजिन से दूरी निकालनी है 0,0 से, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो बेटे यहाँ पर आ जाओ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट आपका ओरिजिन है, यानी आपको ओरिजिन से दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर जो x1 और y1 है वो क्या हो जाएंगे 0,0। x1 और y1 क्या हो जाएगा आपका 0,0। तो जब आपका x1 और y1 0,0 हो जाएगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह भी 0 आ जाएगा क्योंकि वैल्यू यही है 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस 0 क्या बचेगा x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 क्या बचेगा सिर्फ y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो एक बार अच्छे से मैं लिख देता हूँ, देखिए ज़रा। x2 तो x2 ही रहेगा बेटे, x1 की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी 0, क्योंकि ओरिजिन से निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर x1 y1 क्या बन जाएगा 0,0, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 0 लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस 0, x2 बचेगा यानी x2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस y2 माइनस 0 यानी y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट x2 होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिन से कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। कई किताबों में आपको x2 और y2 को भी ना x और y लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा x और y सिर्फ, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे वाले पॉइंट को x और y भी मान सकते हैं, ठीक। सवाल नंबर 1 आगे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल दो। यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। ये पहला पॉइंट P और ये दूसरा पॉइंट Q मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए हुए हैं बेटे, -11/3, 5, और आपको यहाँ पर Q क्या दिया हुआ है -2/3, 5। दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है तो PQ आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे PQ, देखो ज़रा। हमारे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता है बेटे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x2 क्या है आपका, बाद वाला जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं x2 y2, और इसको क्या बोलते हैं x1 y1, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको। चलिए, x2 है -2/3 और x1 क्या है -11/3, ठीक है। तो x2 में से x1 को मैं माइनस कर रहा हूँ, प्लस y2 में से y1 को करना है, यानी 5 में से किसे माइनस करना है 5, ठीक है। y2 y1 दोनों सेम है भाई, 0 हो जाएगा ये तो। जब मैं आगे बढ़ा सॉल्व करते हुए तो हमने क्या देखा कि पहला जो पॉइंट है -2/3, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +11/3 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 में से 5 गया तो 0 बचा। बेटे 11 में से 2 गए तो ऊपर क्या बचा 9, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आप देखिए 3 से 9 कटेगा कितनी बार में, 3, तो आंसर क्या आ गया √3। अच्छा एक गलती कर रहे हैं क्या हम, स्क्वायर तो किया नहीं हमने भाई इसमें, है ना, एक गलती कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, अभी तो स्क्वायर भी करना है ना अगले स्टेप में। देखो ज़रा इसके ऊपर स्क्वायर भी तो लगा हुआ है। ठीक है, तो जब कैंसिल करा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 9, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। आंसर आ गया 3 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं बेटे, क्या दिए गए हैं, 3 पॉइंट। पहले ए मान लेते हैं एक पॉइंट को। ठीक है, ए पॉइंट क्या दिया गया आपको, -2,3। एक पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो बी क्या दिया गया आपको, 8,3। एक पॉइंट सी मान लेते हैं जो कि दिया गया 6,7। अगर ये तीनों वर्टिसेस होंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, तो क्या होगा बेटे, 2 साइड का स्क्वायर करने पर तीसरी साइड का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो पहली साइड हम मान लेंगे ए बी, दूसरी साइड हमारी बी सी, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी, ए सी। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है, फिर बी सी की, फिर सी ए यानी ए सी की। देखो ज़रा, अगर मुझे ए बी निकालना है तो 8 में से क्या माइनस होगा बेटे, 8 में से क्या माइनस होगा, -2, और फिर 3 में से 3। ठीक है, x2 - x1 और y2 - y1 करेंगे। तो 8 - 2 करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे, देन +3 - 3 का होल स्क्वायर। फर्दर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 10, 10 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, बट यहाँ 3 - 3 तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, केवल 10 यूनिट। कितना आंसर आ गया, 10 यूनिट। ठीक है, अब आगे मुझे बी सी निकालना है यार, बी सी भी निकाल लेते हैं। चलो बी सी कैसे निकलेगा, √6 - 8 है ना, x2 - x1 होता है, तो 6 - 8 का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस यहाँ पर 7 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 8 गया तो 2 बचा, माइनस का, -2 का स्क्वायर 4, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, है ना। 4 का क्या होता है, 16, 16 और 4 क्या आ गया, √20। क्या आ गया, √20। √20 को कुछ लिख सकते हो क्या आप, छोड़ दो पहले तो ऐसे ही। ठीक है, अब सी ए निकाल लेते हैं या ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, थर्ड साइड यानी ये वाली। तो यहाँ पे 6 में से 2 होगा माइनस। ठीक है, क्या होगा बेटे, 6 में से 2 माइनस करना है, माइनस का वो भी 2 है, तो 6 - -2 हो जाएगा, प्लस देन क्या करना है, 7 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा। 6 - -2 यहाँ प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, 64। बेटे यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचना है, 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 64 और 16 कितना हो गया भाई, 6, 4, 10, 6, 7, 80। ठीक है, √80 आ गया। अब आप देखो ज़रा, यहाँ पर 2 साइड्स का स्क्वायर करने पर क्या तीसरी साइड का स्क्वायर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटे। देखो ज़रा, मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, और इधर मैं √20 का स्क्वायर और प्लस √80 का स्क्वायर, ये बराबर आ रहे हैं। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और √20 का स्क्वायर क्या होगा, केवल 20। √80 का क्या होगा, केवल 80। तो 80 और 20 कितने हो गए, 100। तो एक अकेली साइड का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, यानी ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें से 10 जो है वो सबसे बड़ा है, यानी हाइपोटेन्यूज है। ए बी हमारा सबसे बड़ी साइड है। क्लियर है क्या, आगे चले। इफ ए एंड बी ऑन द आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ सेंटर और ऑन द वर्टिसेस ऑफ सर्कल। अगला सवाल देखिए बेटे, इफ द पॉइंट्स ए 4,3 एंड बी x,5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2,3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले एक सर्कल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एक सर्कल बना लिया आपने, जिसका सेंटर क्या गिवन है आपको, जिसका सेंटर आपको क्या गिवन है, 2,3। ठीक है, सेंटर 2,3 है। ए और बी इसके पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पर ही हैं, इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। ठीक है, डायमीटर तो नहीं कह सकते बेटे अब हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कंसेप्ट यूज़ होगा, दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल पर हैं, तो मैं 2 पॉइंट कहीं पर भी मान लेता हूँ। लेट से मैंने एक ए पॉइंट यहाँ मान लिया 4,3, और दूसरा पॉइंट मैंने बी यहाँ मान लिया x,5। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो आप x की वैल्यू एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, पर मैं यहाँ पर अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, तो उसी से हम करेंगे। आप देख रहे हो कि ए और बी जो 2 पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर हैं, तो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो सेंटर से उसकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो सेंटर को ओ मान लेते हैं। इसका मतलब जो ए ओ है वो किसके बराबर है बेटे, ओ बी के बराबर है। यही तो बात है। तो हम पहले ए ओ निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ओ बी, और दोनों को बराबर रख देंगे।
AO कैसे निकालोगे आप? AO का मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 में से क्या माइनस करना है 4 और 3 में से क्या माइनस करना है 3, है ना। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो बेटे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, पूरा मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देन 3 में से 3 माइनस करेंगे होल स्क्वायर। आगे देखिए, जब आप OB निकालेंगे तो क्या होगा बेटे, यहाँ पर 2 में से x माइनस कर दो, ठीक है। 2 में से क्या माइनस होगा x, देन 3 में से 5, ठीक है। 2 में से x यानी x2 माइनस x1 हो गया, 3 में से 5 यानी y2 माइनस y1 हो गया होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ये रूट खत्म कर दूंगा दोनों साइड के। 2 में से 4 गए तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 में से 3 गए तो 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी माइनस का 4x। 3 में से 5 गए तो यहाँ पर क्या बचा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है बेटे। तो यहाँ 4 है, 4 4 8 हो गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर 4 और 4 8 हो गए भाई। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस हो गया तो प्लस का 4 बचा। ये इक्वेशन आ गई। अब इसे सॉल्व करोगे तब जाके आपकी x की वैल्यू आ पाएगी। चलिए सॉल्व करा दीजिए इसको। कैसे सॉल्व कराओगे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं चलो आराम से। इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं यहाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है इक्वेशन आपका, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा तो 4x स्क्वायर आया। क्या नंबर चूज करोगे आपका माइनस 4x आ जाए तो -2 बन रहा है यहाँ पर फैक्टर। एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है बेटे। कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में तो x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, x -2 बचेगा अंदर। यहाँ आपका -2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x -2। x -2 इक्वल्स टू 0 और इधर से भी x -2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू दोनों जगह से क्या आ रही है 2, इधर से भी 2 और इधर से भी 2। तो बेटे आंसर आ गया x इक्वल टू 2, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है आपका कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी 2 3 या कितने भी पॉइंट्स हो वो एक ही लाइन पर अगर आपको प्रूव कर रहे हैं तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे। जैसे यहाँ पर मेरे सामने 3 पॉइंट्स हैं A B एंड C। A B और C एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, इससे कैसे प्रूव करोगे आप? तो बेटे देखो ज़रा, अगर A B और C एक ही लाइन पर होंगे तो इसका क्या मतलब है, A B और C तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे, तो इसका क्या मतलब है कि A B और B C को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा A C आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं A B में B C को जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, A C मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो बस इतना ही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है और लगाना है। A B प्लस B C कितना आना चाहिए, A C आना चाहिए। तो लाइन्स क्या हो जाएंगी, कोलिनियर। क्लियर है क्या? इसी कंसेप्ट पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P द पॉइंट्स 2,1 P, -1 एंड -1, 3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है आपको। तो आपको बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है बेटे, आपको इस पॉइंट को A मान लेना है, दूसरे पॉइंट को B और तीसरे पॉइंट को C मानना है, ठीक है। देन आप AB कैलकुलेट कर लेना, BC कैलकुलेट कर लेना और AC, ठीक है। करना क्या है आपको, AB निकालना है और उसमें क्या ऐड करना है BC, और उसको किसके बराबर रख देना है, AC के। तीनों चीज़ें निकाल करके AB में BC जोड़कर बराबर में AC रख दो, ठीक है बेटे। देन आपको क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और उसे सॉल्व करना है और आपको क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, P की वैल्यू। बेटे AB प्लस BC AC क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें गिवन है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। और हमने क्या बताया, कोलिनियरिटी के लिए क्या रूल होता है कि AB प्लस BC AC के बराबर होना चाहिए, तभी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं। क्लियर है क्या? तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और P की वैल्यू निकाल करके कमेंट में आंसर बताना है कि P की क्या वैल्यू आई है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ताकि रूट खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए ट्राई करिएगा। आ जाइए, अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटे, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है AB, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक लाइन है AB। अब इस लाइन को एक तीसरा पॉइंट बीच में से कहीं से कट कर रहा है। मान लेते हैं ये तीसरा पॉइंट है P, ठीक है। इस AB लाइन को ये तीसरा पॉइंट जो P है वो इस जगह पर कट कर रहा है। तो आपको बताना होता है कि कितने रेशियो में कट कर रहा होता है। पहला सवाल तो ये बनता है कि आपको m/n बताना है कि कितने रेशियो में कट कर रहा है। या दूसरा टाइप ये बनता है कि ये जो लाइन है इसको P पॉइंट m/n में कट कर रहा है। तो बताइए इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी x और y की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए समझते हैं।
बेटे हमारे पास एक लाइन है ए बी और ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x2 और y2। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ए और बी के, ठीक है। इस ए बी लाइन को एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता x, y कुछ भी हो सकता है, डिवाइड कर रहा है m/n में। ये रेशियो मान लीजिए आपको गिवन है। तो बताना ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। x, y की वैल्यूज़ बतानी होती हैं। तो x, y की वैल्यू कैसे बताते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पर ये रहा सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ बेटे। आपको करना क्या होता है, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से भी ये फॉर्मूले को, ठीक है। कुछ किताबों में ना इसे आपको m1 और m2 करके भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। कुछ किताबों में इसे क्या पढ़ाया गया, m1 और m2, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप समझ सकते हैं, m और n भी या फिर m1 और m2, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। ये जो x, y की वैल्यू है, x, y की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है बेटे, आपको करना क्या होता है, m, ये जो आपका पहला रेशियो है, ठीक है, रेड यूज़ कर लेंगे, दिखाई नहीं दे रहा, ये m और ये है n, ठीक है। इसे m1 बोल लो, इसे m2 बोल लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है तो m1 m2 बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी समझ सकते हो आप। चलिए तो बेटे m1 से क्या करते हैं, हम x2 को मल्टीप्लाई करते हैं। m1 से क्या करते हैं, x2 को मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं m2 को x1 से, अपॉन में क्या हो जाता है m1 प्लस m2, ठीक है। मैं दोनों फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ, एक तो मैंने ऊपर लिखवा ही रखा है, एक नीचे लिखवा रहा हूँ, कॉमा। देन आपको y कोऑर्डिनेट निकालना होता है। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होता है, वही m1 को किससे मल्टीप्लाई, y2 से, फिर m2 को किससे बेटे, y1 से, अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला है, जब m और n की बजाय m1 और m2 दिया होता है। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये इससे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, इससे आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू मिलती है। पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y है। ये आपका क्या है, पूरा x, ये आपका पूरा क्या है, ये जो y है, ठीक है। समझ आ रही है बात, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। बेटे यहाँ पहला सवाल आपके सामने दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वाला ही सवाल हमने उठा लिया क्योंकि इससे दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। एक लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो क्या है, -3, 4 है, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, 1, -2, ठीक है। इसे ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है ना। अब इसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, यानी 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। 3 बराबर हिस्से में कर लेता हूँ। ये 3 बराबर हिस्से कर दिए मैंने 2 पॉइंट बना करके। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं बेटे, इस पॉइंट को मान लेता हूँ सी पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं डी पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। थोड़ी देर के लिए डी पॉइंट को मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक पॉइंट ए बी है और ये सी, और एक पॉइंट डी है, ठीक। अब ट्राइसेक्शन यानी 3 बराबर हिस्से हैं। 3 बराबर हिस्सों का क्या मतलब है कि अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटे, अगर मुझे क्या निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट, तो सी के बाएं हाथ पे कितने हिस्से हैं, 1, और सी के दाएं हाथ पे कितने हिस्से हैं, 2, यानी रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2। इतना समझ आ रहा है क्या आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है, सी पॉइंट के लिए जो रेशियो मिलेगा मुझे 1:2 क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। ट्राइसेक्शन में यही रूल आपका लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका m1 और ये क्या हो गया आपका m2। ये x1 y1 तो दिया ही था और यहाँ पर x2 y2 तो दिया ही था, ठीक है। सब कुछ पता है। सी के कोऑर्डिनेट्स अब निकालना है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, ठीक है। x, y निकालना है, तो फॉर्मूला मुझे पता है कि x, y कैसे आता है, ठीक है। क्या करना होता है बेटे, फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है, जो m1 है, m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, x2 से, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, m1 × x2 हो गया, प्लस देन आप देखिए यहाँ पर आपको m2 यानी 2 से किससे मल्टीप्लाई करना है, x1 यानी -3 को, और नीचे m1 m2 को जोड़ देते हैं, यानी 1 + 2, कॉमा m1 को अब y2 से करना है। m1 है 1 और y2 है -2, तो 1 को -2 से करेंगे, प्लस m2 को y1 से, यानी 2 को 4 से, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + 2 अगेन m1 + m2। जब मैंने सॉल्व करा तो 1 × 1 1 और 2 × 3 6 माइनस का, -6 में से 1 गया तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3, ठीक है, माइनस का 5 बचा, कॉमा 1 × 2 -2, 2 4 8, 8 में से 2 गया तो 6 बचा और नीचे क्या बचा 3, 3 से 6 कटा 2 बार में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटे, -5/3, 2। सी का जो मुझे पॉइंट मिल गया वो क्या मिल गया, -5/3, -5/3, 2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हमें। अब निकालने हैं किसके, दूसरा जो पॉइंट बचा हुआ है डी, ठीक है। रब कर रहा हूँ मैं, क्या अपने आप कर भी सकते हैं क्या डी का, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करोगे आप, डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे।
यहाँ पर बेटे आप देखिए, जब आप डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाले होंगे, ठीक है, अब इसे एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने रेशियो माना हुआ था ना, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। समझिए ज़रा, डी के लेफ्ट में 2 हिस्से हैं तो इधर 2 लिख दो, और डी के बेटे राइट में कितना हिस्सा, 1, तो 2:1। अब रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1, यानी m1 अब 2 हो गया और m2 कितना हो गया आपका 1। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप खुद निकालिए और कमेंट में आंसर बताइए कि आपने डी के क्या कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच P 4, m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B, ठीक है। हेंस फाइंड m भी फाइंड करना है, ठीक है बेटे, और रेशियो भी फाइंड करना है। देखिए एक लाइन है AB, ठीक है, तो मैं AB को ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले AB लिख लेता हूँ यहाँ पर। A जो है वो क्या है, 2,3, A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, 2,3। B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या दिए गए बेटे आपको, 6, यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट 4, m दिए गए। P के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, 4, m, ठीक है। x और y की वैल्यू 4, m है। रेशियो नहीं दिए गए तो रेशियो को मान लेता हूँ m1:m2, लेट कर लिया मैंने m1:m2। तो बेटे रेशियो निकालना है और m की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे वैल्यू आएगी। अब आपको ये पता है कि जो P की वैल्यू है ना, P की वैल्यू 4, m, ये कैसे आती है, सेक्शन फॉर्मूला से आती है ना। P की वैल्यू जो 4, m है x y, ठीक है, ये x होता है, ये y, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। m1 m2 तो है। चलिए फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते हैं और समझते हैं। P जो आया बेटे मेरा 4, m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मैं लिखता हूँ, m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है, यही फॉर्मूले से आया है। देन m1 × y2 + m2 × y1 अपॉन में क्या हो जाता है आपका, m1 + m2, m1 + m2, क्लियर है। तो बेटे ये जो पहला वाला है वो 4 के बराबर हो गया है, पहला x कोऑर्डिनेट होता है, जो दूसरा वाला यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है पूरा, ये क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट। समझ आ रही है बात। तो मैं अलग अलग दोनों को सॉल्व करता हूँ और वैल्यूज़ को निकालता हूँ। चलिए समझिए, तो ये जो 4 है मेरा यानी x, वो किसके बराबर है, इस वाली पूरी टर्म की, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ठीक है, लेकिन x2 मुझे पता है। देखो ये रहा x2 और ये रहा y2, ये रहा बेटे x1 और ये रहा y1। तो x2 की जगह मुझे क्या रखना है, 6, ठीक है। देन प्लस m2 नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे x1 पता है, कितना दिया गया मुझे 2। डिनोमीटर में क्या आ जाएगा फिर से m1 + m2। समझ आ रही है क्या। m1 + m2 को डिवीजन से यहाँ ले जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4m1 हो जाएगा प्लस 4m2 हो जाएगा बेटे, इक्वल्स टू में 6m1 और प्लस में 2m2। समझ आ रही है क्या बात। फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को। जब मैं 6m1 के पास 4m1 को इधर लेकर के आता हूँ, देखिए समझिएगा, इधर मैंने 4m2 छोड़ा और 2m2 को लेकर के चला गया लेफ्ट में। इधर मैंने 6m1 छोड़ रखा है और उधर से 4m1 को उठा के इधर ले आया, ठीक है, उठा के इधर ले आया। 4 में से 2 गए तो कितने m2, 2m2। 6 में से 4 गए तो कितने m1, 2m1। वाह भाई वाह, ये तो 2 से 2 कट गया। तो m1 अपॉन में m2 का रेशियो कितना आ गया, चलो इधर देखो स्पेस ले लेते हैं हम, 2/2 आ जाएगा इधर, और उधर m1 के नीचे कौन पहुंच गया, m2। तो जब कैंसिल करा मैंने तो मैंने देखा रेशियो क्या आ गया, 1:1, यानी ये तो बीचों बीच में है भाई, दोनों बराबर हैं, ठीक है बेटे। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि m1 रेशियो जो m2 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1:1। समझ आ गई बात। तो m1 m2 की वैल्यू आपको पता चल गई, 1:1 है। क्लियर है क्या बेटे। चलिए अब यहाँ पर ही जो बचा हुआ है ना m की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे निकालें, चलो देखो, रब कर दूं मैं, सारी चीज़ों को रब कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है m, वो y के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो m है वो किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है। तो m की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वल्स टू m1 × y2। m1 की वैल्यू क्या है, 1, y2 कितना दिया है, -3, प्लस m2 भी 1 आ गया और y1 कितना दिया गया है, 3, अपॉन में क्या है, m1 + m2 यानी 1 + 1, ठीक है, 1 + 1। तो -3 + 3 ऊपर तो 0 हो गया और नीचे 2, तो 0/2 यानी 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 0। m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0, ठीक है, जो m निकालना था। क्लियर हो गया क्या। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे वो है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला से ये ऑब्टेन हुआ है। आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है और उसके एंड पॉइंट्स हैं a एंड b, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारे पास x1 और y1 है, और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। अब मान लो मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, बीचों बीच वाले हिस्से के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। लेट से इसे c मान लेते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा बेटे वो कैसे आता है, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको करना क्या होता है बेटे, x1 में x2 को ऐड करना है।
ठीक है। x1 में x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। देखिए मैं c के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहा हूँ। मान लेते हैं c के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y वो कैसे आते हैं बेटे, आपको x1 में x2 को ऐड करके और उसका हाफ कर देना है। x1 में x2 को ऐड करके उसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कॉमा y1 में अगर y2 को ऐड करके हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिया गया है। हाँ जी बेटे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर एज -4, 2 एंड 4, -3। एक सर्कल है, इस सर्कल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, सेंटर हमें नहीं पता, सेंटर को ओ मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स को हम एक को a मान लेते हैं और दूसरे एंड पॉइंट को हम b मान लेते हैं बेटे। तो a के कोऑर्डिनेट्स -4, 2 गिवन है आपको और b के कोऑर्डिनेट्स 4, -3 गिवन है। तो मैंने बताया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम। जैसे ये o है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो x, y कैसे आता है बेटे, x1 में आपको y1 ऐड करना है, यानी यहाँ पर आपका जो -4 है इसमें क्या ऐड करना है, 4। -4 में 4 ऐड करके हाफ कर दो, देन कॉमा यहाँ y1 में क्या ऐड करना है, y2, यानी ये जो 2 है इसमें -3 ऐड करना है, 2 में क्या ऐड करना है, -3। ठीक है बेटे, और हाफ कर दो। तो -4 में 4 गया तो ये 0 आ गया, यानी पहला कोऑर्डिनेट तो आपका 0 हो गया। 2 में 3 गया तो -1 और नीचे 2, तो 0, -1/2 कहाँ है भाई, दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बेटे, इसमें क्या लिखा है, इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेललोग्राम, यहाँ वाइट कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, पैरेललोग्राम बना लिया हमने एक। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, यहाँ पर ए कितना गिवन है, -2, 1। ठीक है, बी कितना गिवन है बेटे, a, 0 आपको गिवन है, सी आपको कितना गिवन है, 4, b, और जो डी कोऑर्डिनेट है वो कितना गिवन है आपको, 1, 2। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए एंड बी की, ये ए और यहाँ पर ये बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं डी और बी को ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ए और सी को जोड़ देता हूँ, तो यहाँ एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। यहाँ पर बेटे ए सी का मिड पॉइंट और डी बी का मिड पॉइंट जो है वो सेम है। ठीक है, देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और ये डी बी का भी मिड पॉइंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ आपका डी बी। ठीक है, डी बी बोल दो या बी डी बोल दो, कुछ भी बोलो। ठीक है, डी बी या बी डी, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो मैं ए सी का जब मिड पॉइंट निकालूंगा तो यहाँ पर आपके ए के कोऑर्डिनेट इधर दे रखे हैं और ये सी के कोऑर्डिनेट। ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा, 2 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 4। ठीक है, x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2। देन क्या करना है बेटे, यहाँ पर 1 में मुझे क्या ऐड करना है, b, 1 में क्या ऐड करना है, b और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी डी का मिड पॉइंट जब मैं निकालूंगा तो 1 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, a, यानी x1 प्लस x2, 1 में a ऐड करा और हाफ, देन कॉमा यहाँ y1 क्या है 2 और y2 क्या है 0, तो 2 + 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये जो पहला कोऑर्डिनेट है x, वो x के बराबर होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा फर्दर एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। 4 और 2 यहाँ पर 6 हो जाएंगे और 6 का आधा 3 आ जाएगा। ठीक है बेटे, और ये क्या रहेगा, 1 + b/2 ही रहेगा। आगे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 1 + a/2 ही रहेगा, और यहाँ 2 और 0 2, 2 का आधा 1 बचा। ठीक है, तो 3 को हम इसके बराबर रख देंगे x के, और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे दूसरे के बराबर रखेंगे। तो 3 = क्या आ जाएगा, 1 + a/2। कंपेयर कर रहे हैं, 2 3 जा इधर 6 हो जाएगा बेटे, इज इक्वल्स टू 1 + a आ गया। ये जो 1 है इधर आके 6 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू 6 में से 1 गया तो क्या आ गया, 5। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 5। ठीक है, इसी तरीके से b को कंपेयर करेंगे, यानी 1 + b/2 जो है वो आपका किसके बराबर है, यहाँ देखिए 1 के बराबर। तो 1 हो गया, 2 × 1 उधर 1 हो जाएगा, 1 + b किसके बराबर आ गया, 2। 1 उधर जाके माइनस होगा तो b की वैल्यू 2 में से 1 गया तो 1 बचा। a 5 आ गया और b कितना आ गया, 1। क्लियर है क्या, चलिए अपना अगला टॉपिक है सेंटरॉइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है बेटे, किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें सेंटरॉइड निकालना है, सेंटरॉइड का मतलब क्या होता है, ये
एक तरीके से सेंटर सर्कल का हमने निकालना सीखा था ना, उस तरीके से ट्राइंगल का भी हम यहाँ सेंटर निकालना सीखेंगे, सेंटरॉइड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं, मान लेते हैं ए, यहाँ पर आपका ये बी है, ठीक है, ये सी गलती से लिख दिया, और ये सी, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्टिसेस हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ए की वर्टिसेस क्या है, x1 y1, बी की वर्टिसेस क्या है, x2 y2, और सी की वर्टिसेस क्या है, x3 y3। तो अगर आपको यहाँ पर ये जो सेंटरॉइड है जहाँ जी लिखा हुआ है, इसके वर्टिसेस चाहिए आपको, ठीक है, या कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो सेंटरॉइड कैसे निकलता है बेटे, आपको x1 x2 और x3 इन तीनों को जोड़ करके क्या करना है, 3 से डिवाइड, ठीक है। देन कॉमा, फिर यहाँ पर y1 y2 और y3 को जोड़ करके क्या करना है, 3 से डिवाइड। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि क्या होंगे, इस सेंटरॉइड के x, y कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि आपको ए के आपको कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए गए हैं, x2 y2, और सी के x3 y3। तो x1 में आपने x2 को जोड़ना है और x3 को, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से y1 y2 और y3 को जोड़ करके किससे डिवाइड कर देना है बेटे, 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटरॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स जी के होंगे ना, x और y, ठीक है, 2 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। देखिए बेटे, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड वाले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस दिस एंड दिस इज 6,8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ज़रा, यहाँ पर एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले आपके लिए, ठीक है। ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल का नाम रख दिया हमने ए बी सी, ट्राइंगल का नाम क्या रख दिया, ए बी सी। तो ए कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है बेटे, 9, जो बी कोऑर्डिनेट है वो कितना गिवन है, b, -4, और जो सी कोऑर्डिनेट है वो कितना गिवन है, 7,8। क्लियर है क्या? अब ये जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, इसका सेंटरॉइड कितना दिया है, 6,8, ठीक है। तो समझिए ज़रा, सेंटरॉइड यानी यहाँ पर जो आएगा आपका, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 6,8 दिए हैं, ठीक। इसको जी मान लेते हैं हम। तो ये जो जी है 6,8, वो कैसे आता है, अभी अभी मैंने पीछे बताया कि x1 x2 और x3, x1 x2 और x3 इन तीनों को जोड़ना है, यानी 9 + b + 7 को जोड़ करके 3 से डिवाइड, कॉमा y1 y2 और y3 को जोड़ना है, यानी ए में क्या जोड़ना है, ए है ये, हाँ ए है, ठीक है। और 4 जोड़ना है, माइनस का 4 है तो माइनस हो जाएगा, और +8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, ठीक है बेटे। तो ये जो पहला है 6 वो किसके बराबर है, पहले कोऑर्डिनेट का, और जो 8 है वो बाद वाले के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं। 9 और 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 16। तो 16 + b अपॉन में 3 किसके बराबर दिया हुआ है बेटे, यहाँ पर 6 के बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है। इसी तरीके से 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा, ठीक है। a + 4 अपॉन में 3 किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर 8 के बराबर। 3 6 जा 18 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो 16 है 18 में से जाके माइनस होगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 3 8 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24। कितना हो जाएगा, 24। ये 4 उधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे आपकी, 20। तो a और b दोनों मिल गया क्या, क्लियर है क्या?